हेलो एवरीवन, ये उपाय की 13th क्लास है ज्योग्राफी की। और आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कंटिनेंट्स और ओशियंस के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी। आप लास्ट तक जाते जाते आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो तो ये क्लास उस हिसाब से बहुत अच्छा है कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कि छोटे छोटे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई बड़ा क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेगा, बट छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले जो हमारी अर्थ है उसके मेजर डोमेन्स क्या है, कि किस किस चीज़ों से हमारी अर्थ पे चीज़ें हैं, एक तरह से क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला है एटमॉस्फेयर। आप जब इस मैप को देखेंगे तो आपको इस मैप में दिखेगा कि ये वाला मैप, छोटा छोटा वाला मैप देखिए, कि इसमें ये तो है एटमॉस्फेयर जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, उसके बाद में दूसरा दूसरे तरीके का कौन सा डोमेन होता है? पहला एटमॉस्फेयर हो गया, सेकंड क्या होगी? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर भी हम लोग पढ़ चुके। जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, लिथोस्फेयर बोलते हैं। जहाँ पे आप रह रहे हैं, है ना, जहाँ पे आप गाड़ी चलाते हो, वो क्या है? लिथोस्फेयर है। फिर तीसरा पोर्शन क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर। मतलब जो पानी वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर, जिसमें पानी के जीव जंतु रहते हैं। और इन तीनों को मिला के जो संगम बनता है, इन तीनों को मिलाते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर को, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। तो ये चार स्पेयर्स आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो बायोस्फेयर होगा तभी कोई जिंदा रह सकता है। अगर आप सोचो कि इनमें से आप एक भी हटा दो, सपोज करो पानी हटा दो, हाइड्रोस्फेयर हटा दो, तो क्या कोई जीव जंतु रह सकता है? नहीं रहेगा। एटमॉस्फेयर हटा दो तो भी क्या जीव जंतु कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर मान लो ये मिट्टी हटा दो पूरी, तो भी कोई जीव जंतु जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकते। तो इसलिए इन इन तीनों का संगम बहुत जरूरी है, इसलिए इन तीनों को मिला के बोला जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, जिसमें लैंड भी आता है, वाटर भी आता है और एयर भी आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो चार स्पेयर हो गए, एक एटमॉस्फेयर, एक लिथोस्फेयर, एक लिथोस्फेयर मतलब पत्थर पत्थर वाला एरिया, पत्थर प्लस। देखो लिथोस्फेयर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। लिथोस्फेयर मतलब ये तो नीचे का पत्थर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या होता है? मिट्टी। तो इसको मिला के क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं होता, आपको बताया था मैंने, ओशियन के नीचे वाला सतह भी पथरीला ही होता है, बेसाल्ट का बना होता है। आपकी क्वेश्चन भी आया था, तो ये बेसाल्ट का बना होता है। तो जो धरती है और ओशियन के नीचे वाला पोर्शन, पानी के नीचे वाला, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। इस ऊपर वाले पानी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो एक तरह से जैसे आप कोई बाल्टी में पानी डालो, तो जो बाल्टी है वो तो क्या होगी? लिथोस्फेयर हो गई, और जो बाल्टी का पानी है वो क्या हो गया? हाइड्रोस्फेयर हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई। बायोस्फेयर का मतलब जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकती है। ठीक है, लाइफ जहाँ पे हो सकती है पॉसिबल, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। आप कोई प्लानट लेंगे, सपोज कीजिए मंगल ले लो, मंगल जैसे मार्स, तो वहाँ पे क्या लिथोस्फीयर तो मिल जाएगा आपको, पर हाइड्रोस्फीयर नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। अभी तक तो हम लोगों को नहीं मिला है। तो अगर पानी नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे लाइफ नहीं है अभी तक, ऐसा माना जाता है। सेम दूसरे प्लेनेट के साथ में भी है, एक चीज़ होगी इनमें से, दूसरी नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ पे लाइफ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इस मैप से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि तीन तरह के स्पेयर होते हैं, और चौथा बायोस्फीयर, जहाँ पे ये तीनों स्पेयर एक साथ मिलते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आज भाई लेट थे सब लोग, है ना, टाइम लिमिटेड रहता है, थोड़ा टाइम से आया कीजिए सब लोग। ओके, तो लिथोस्फीयर मैंने अभी बताया आपको, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जस्ट अभी बताया ना। सॉलिड पोर्शन ये लिथोस्फीयर, लिक्विड पोर्शन क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ऊपर पहले क्लास हो चुकी है, तो मैं एटमॉस्फेयर वापस से नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आज पढ़ेंगे, बायोस्फीयर अगली क्लास में किसी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो पत्थर है प्लस ऊपर की सोइल, इसको मिला के क्या बोलता है? इसको लिथोस्फीयर। जो आपको ब्राउन ब्राउन लग रहा है ये सारा लिथोस्फीयर। कंटिनेंट और ओशियन बेसिन, याद रखना, ओशियन की जो नीचे वाली सतह, पथरीली सतह होती है उसको, पर ओशियन के पानी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली क्लास है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ें सुनते रहना कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कंटिनेंट्स, ये वाला मैप देख लीजिए सब।
सब अपने अपनी उसमें जूम भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये है कंटिनेंट्स। आपको कितने कंटिनेंट्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे कितने कंटिनेंट्स है? 7, ठीक है। कंटिनेंट्स 7 हैं और ओशियंस कितने हैं? 5, ठीक है। तो ये वाले मैप से आप देख सकते हैं कंटिनेंट्स, कंटिनेंट जहाँ पे सॉलिड पार्ट है, जहाँ पे लोग रहते हैं या नहीं भी रहते हैं बट सॉलिड है, ठीक है। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा दिख रहा है? एशिया, पीला वाला दिख रहा है सब लोगों को। फिर अफ्रीका, यूरोप, 3 हो गए। नॉर्थ अमेरिका 4, 5 और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका। आप पोजीशन देख लीजिए ध्यान से। सबसे इधर की तरफ क्या दिख रहा है? ये एशिया। एशिया में क्या है हमारा? इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया? इंडिया में क्या है? ये हिमालय माउंटेन्स, ये क्लियर हो गया मैप से। ये इधर की तरफ क्या है? यूरोप। और यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी माउंटेन्स है? अरल, ठीक है। अरल माउंटेन्स है, ठीक है। ओके, ये हो गया क्लियर। फिर ये अफ्रीका है, अफ्रीका कंट्री। इसमें सबसे ऊपर एक माउंटेन दिखा रखी है, एटलस, नाम याद रखना। यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी है, सहारा। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नील रिवर भी यहीं से जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये 3 इधर की तरफ हो गए। फिर इधर की तरफ आप जाओगे तो ये क्या है? ऊपर वाले का नाम नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाले कंटिनेंट का नाम क्या है? साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सी एक बहुत ही फेमस कंट्री है जिसका नाम क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बोलते रहते हैं। वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक पार्ट है। जैसे एशिया के अंदर हमारी कंट्री एक है, उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, उसका नाम है यूएसए, ठीक है। इसमें यूएसए की और नॉर्थ अमेरिका की एक जो फेमस पहाड़े हैं, पहाड़ है, उनका नाम है रॉकी, बहुत फैंसी नाम है रॉकी, ठीक है। अपने वाली का क्या नाम था? हिमालय। साउथ अमेरिका की एक माउंटेन देखो कितनी लंबी माउंटेन है, एंडीज, नाम है एंडीज, ठीक है। और यूरोप की देखो ये छोटी है, बट यूरोप की फेमस उसका नाम क्या है? एल्प्स, नाम दिख जाएगा एल्प्स, ठीक है। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको और क्लियरली, ठीक है। तो ये माउंटेन्स है, जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स आपको याद रहना चाहिए। मैं माउंटेन पे एक और क्लास लूंगा, तब और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी हिमालयाज, यूरोप की कौन सी है? एल्प्स, अफ्रीका की कौन सी है? एटलस, साइकिल भी आती है ना, एटलस। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? रॉकी। साउथ अमेरिका की कौन सी है? एंडीज। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? देखो, ग्रेट डिवाइडेड रेंज, ठीक है, ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ओशियंस भी देख सकते हैं। दिख रहे हैं ओशियन सबको? अच्छा, ये पूरी अर्थ पे ज़्यादा पानी दिख रहा है या कंटिनेंट ज़्यादा दिख रहा है? पानी ज़्यादा दिख रहा है ऑब्वियसली, ब्लू वाला पानी है, ठीक है। तो ब्लू वाला पूरा का पूरा पानी है, तो 71% तो पानी है पूरे अर्थ पे, और थोड़ा बहुत कंटिनेंट है, ठीक है, 29% के आसपास कंटिनेंट जैसे सॉलिड सतह है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब 71% ओशियन है, तो उसको लोगों ने क्या किया? डिवाइड कर दिया अलग अलग नामों में। तो उनके नाम क्या है? सबसे बड़ा जो पानी का एक समूह ले लिया, उसको क्या बोल दिया? पैसिफिक, ठीक है, प्रशांत महासागर। दूसरे को क्या बोल दिया? अटलांटिक, उसका नाम भी अटलांटिक है आई थिंक, हिंदी में भी अटलांटिक ओशियन। तीसरा एक और क्या बोल दिया? इंडियन ओशियन, इंडिया के नीचे वाले पोर्शन को, जिसका नाम हम कई बार अभी तक बोल चुके हैं। फिर एक ऊपर, सबसे ऊपर वाले पोल, जहाँ पे पोल होता है ना, पोल के पास वाले को क्या बोल दिया? आर्कटिक ओशियन। और ये साउथ में अंटार्कटिका के चारों तरफ वाले ओशियन को क्या बोल दिया? साउदर्न ओशियन, इसके चारों तरफ। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक, उसके बाद में अटलांटिक, फिर उसके बाद में इंडियन ओशियन, इस तरह से ऑर्डर चलता है, ठीक है। वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो आपको ये मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है? कनेक्टेड है सारे के सारे ओशियंस। कहीं पानी आपको दिख रहा है, देखो ये पैसिफिक था, ये साउदर्न था, ये अटलांटिक है। पानी तो एक दूसरे से मिक्स हो ही रहा है। तो ओशियंस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें, पर हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे दिया कि भाई इतना पानी पैसिफिक का है, ठीक है, इतना इंडियन ओशियन का है,
ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने अपने हिसाब से इनको नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं एक एक कंटिनेंट को पकड़ूंगा, ठीक है, तो आप एक एक कंटिनेंट पे बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो उनको आपको याद करना है। तो ये और इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आशा है कि काफ़ी कुछ आपको याद रहेगी। जैसे एक कंटिनेंट की मैंने एक टेबल बना के आपको दे दिया कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से कंटिनेंट्स को मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा पॉपुलेशन किस में? एशिया में। ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, लोग रिसर्च करने के लिए जाते हैं। एरिया के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है कंटिनेंट? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखना आप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये डेंसिटी है। डेंसिटी क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? एशिया की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है ना। पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम एरिया में किस में रहती है? एशिया में। और कितनी पॉपुलेशन रखती है? लगभग 60% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, 60% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की। मान लो वर्ल्ड में 100 करोड़ लोग हैं, तो 60 करोड़ इंडिया पूरे एशिया में ही रहते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड में अभी कितना 700 करोड़ लोग हैं लगभग, अब तो ज़्यादा हो गए होंगे। तो उनमें उसकी 60% तो हमारे एशिया में ही रहती है पॉपुलेशन। तो ये एक टेबल है, आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी कम है, कहाँ का एरिया ज़्यादा है, कहाँ का कम है। कम से कम फर्स्ट रैंकर्स को तो आप याद कीजिए। आप एक अंटार्कटिका को देखो, कितना बड़ा है, इतना एरिया है, पॉपुलेशन कितनी? 0। डेंसिटी कितनी? 0। पॉपुलेशन शेयर कितना? 0। कोई रहता ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बर्फी बर्फ जमी हुई है। कहाँ पर है अंटार्कटिका? पोल्स पे, साउथ पोल पे, सबसे नीचे। वहाँ तो क्या 6 महीने तो रात ही रहती है और सूरज की किरणें सीधी जाती नहीं है, तो वहाँ पे क्या रहती है? गर्मी, सर्दी रहती है हमेशा। तो वहाँ पे रहने लायक जगह नहीं है, लोग रिसर्च के लिए जाते हैं बस। अब हम कंट्रीज को लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा एशिया। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री आ रही है? बड़ी बड़ी कंट्री। इंडिया आ रही है, ये इंडिया है। और ये कौन सी है? चाइना है। और रशिया का थोड़ा पार्ट, आधा पार्ट, आधे से ज़्यादा पार्ट रशिया। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं ये जापान है, ये कोरिया है। ठीक है, और ये अपने ये जो अरब कंट्रीज़ है ना, ये वाला एरिया अरब कंट्रीज़ का। ठीक है, और इधर की तरफ इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी कंट्रीज़ हैं जो वो मतलब एशिया में आती है। अब देखिए एशिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, समझ में आ गया बात? सबसे बड़ा कंटिनेंट है, साइज में भी और पॉपुलेशन में भी। साइज के मामले में भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के मामले में भी एशिया सबसे बड़ा है। लगभग दुनिया की 1/3 अर्थ का सरफेस इसके पास में। ठीक है, जितना एरिया पूरे वर्ल्ड का है उसका 1/3 भाग एशिया में। अच्छा, इसमें थोड़ा इंग्लिश में है सारा का सारा, मैं दूसरी लैंग्वेज में नहीं बना पाया, पर मैं पूरा का पूरा ही कन्वर्ट करके और हिंदी में और डाल दूंगा। ठीक है, तो जिससे कि जिसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो वो हिंदी में पढ़ सकता है। ठीक है, अभी तो आप समझ लीजिए क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। 30% वर्ल्ड लैंड, वर्ल्ड की पूरे दुनिया में जो धरती है उसका 30% एरिया एशिया के पास है और 60% जनसंख्या उसके ऊपर रहती है वर्ल्ड की। ठीक है, अभी देखा भी था ऊपर हमने 60% जनसंख्या। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया इसी में है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश भी चाइना और इंडिया एशिया में ही है। यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे क्या है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है और चाइना की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। 2045 तक इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इंडिया में, सॉरी एशिया में ही है, नेपाल में पड़ती है, नाम है माउंट एवरेस्ट। हाइट है 8,848 मीटर, अभी थोड़ी बढ़ गई होगी। ठीक है, थोड़ा देख लेना क्या कितनी हो गई। दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी नहीं, 10 सबसे हाईएस्ट चोटियां, पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटी होती है ना,
वो दुनिया की जो सारी चोटियों में जो सबसे टॉलेस्ट 10 है ना, वो भी इंडिया सॉरी एशिया में ही है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट भी, और उसके अलावा जो 9 बची 10 में से, वो भी एशिया में ही है। ठीक है, सारी की सारी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है यहाँ पे बनी हुई, वो कहाँ से दिखती है? ऊपर से भी दिखती है, स्पेस में जाके देखोगे आप, अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है। ठीक है, चाइना की दीवार। एशिया ही 2 महान सभ्यताओं का जन्म दिया एशिया ने। एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पे ये फ्लोरिश हुई थी हड़प्पन? इंडस रिवर के बैंक पे। ठीक है, उसके अलावा चाइनीज सिविलाइजेशन भी, मतलब जो सबसे पहले जहाँ पे लोग, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है आदमी का नहीं होना, एक समूह में लोगों का एक साथ रहना, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी रहना, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी यहाँ था, फिर उठ के इधर चला गया, उसके बाद में इधर चला गया, वो नहीं सिविलाइजेशन होता। सिविलाइजेशन मतलब एक जगह रहना, व्यवस्थित रूप से लोगों का रहना, अपने खान पान की व्यवस्था करना, और पीढ़ी दर पीढ़ी रहना वहाँ पे, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पैदा हुआ, और उसके चाइनीज़ भी सिविलाइजेशन एशिया में ही हुआ। जो मेन रिलीजन्स हैं उनका जन्म भी यहीं से हुआ, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम। हिंदुइज्म कहाँ से हुआ? भारत से ही शुरू हुआ। इस्लाम कहाँ से हुआ? ये अरब कंट्रीज से स्टार्ट हुआ। बौद्धिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपको क्या लगता है बौद्धिज्म का शुरुआत कहाँ से हुआ? इंडिया से स्टार्ट हुआ बौद्धिज्म। ठीक है, भगवान बुद्ध यहीं से थे। जैनिज्म भी इंडिया से स्टार्ट हुआ, सिखिज्म भी इंडिया से स्टार्ट हुआ, और ये सब क्या है? इंडिया पार्ट ऑफ एशिया है। ठीक है, और यहाँ पे किस तरह के मेजर एनिमल्स कौन से मिलते हैं भाई? आपको जो भी आपके आसपास में दिखते हैं उस तरह के एनिमल्स, ये आपको पता है, जैसे टाइगर हो गया, पांडा हो गया, चाइना में पांडा मिलता है, राइनोसेरस हो गया। ठीक है, तो ये हो गए इंडिया के बारे में, सॉरी एशिया के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका हम पढ़ चुके हैं, अब साउथ अमेरिका। ये वाली शेप है, आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी दिख रही है यहाँ पे? ब्राज़ील, अपना दोस्त है बढ़िया। ठीक है, उसके बाद में देखो अर्जेंटीना, फुटबॉल खेलता है बढ़िया, आपको पता ही होगा, मेसी। चलिए ठीक है, पता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे बड़ी रिवर है ना, सबसे बड़ी रिवर यहीं से, अमेजन यहीं से जाती है। इसके चारों तरफ वाले जंगल को क्या बोलते हैं? अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी है, पर वर्ल्ड की कौन सी है? सेकंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट। सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? नाइल। सेकंड कौन सी होगी? अमेजन। थर्ड कौन सी होगी? मिसिसिपी। पर ये याद रखना, अगर बात करें कि पानी सबसे ज़्यादा किस में है वर्ल्ड में, वॉल्यूम के हिसाब से, पानी के वॉल्यूम के हिसाब से, तो अमेजन पहले पे आ जाती है। ठीक है, और लंबाई के हिसाब से दूसरे रैंक पे। दुनिया का सबसे बड़ा झरना, वाटरफॉल, एंजल फॉल, कहाँ पे? इसी कंटिनेंट पे। उसके बाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक, ग्रीन एनाकोंडा, भी साउथ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट वल्केनोज, वल्केनो पता है ना, ज्वालामुखी, सबसे ऊंचे वाले ज्वालामुखी माउंट कैटापॉक्सी और माउंट चिम्बाराजो, यहीं पे मिलता है, इसी कंटिनेंट पे इधर। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा वल्केनो वगैरह आप लोगों को, पर ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ किसी एक एग्जाम में आया हुआ, माउंट कैटापॉक्सी कहाँ, कौन से कंटिनेंट में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ब्राज़ील कंट्री के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है, और कंटिनेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? अफ्रीका से। पर एक देश के हिसाब से ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। सब भाषाएं कौन सी बोली जाती है भाई यहाँ पे? पोर्चुगीज़ और स्पेनिश, पुर्तगाली और स्पेनिश। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में कौन सी बोली जाती है? नॉर्मली इंग्लिश। ठीक है, मैक्सिको में स्पेनिश बोली जाती है, और यूरोप में कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश। अफ्रीका में कौन सी भाषा बोली जाती है? पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं उधर की। और एशिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी हो गया, चाइनीज़ भाषा अपनी खुद की, मैंडेरिन है उनकी भाषा, अरब की कुछ है, उर्दू भी बोली जाती है। उर्दू तो एक डायलेक्ट है हिंदी का ही। ठीक है, चलिए अपना हाईएस्ट लेक, वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक, सबसे बड़ी लेक नहीं, हाईएस्ट, जो सबसे चोटी पे है, ज़्यादा ऊंचाई पे, लेक टिटिकाका, ये भी यहीं पे, टिटिकाका। ठीक है, और देखिए वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन्स, इसी में एंडीज, बताया था मैंने अब डायग्राम में, ऐसे एंडीज जाता है,
एंड तक बिल्कुल एंडीज। तो ये पर्वतमाला है, तो ये भी यहीं पे है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक ये क्या है, एक्नोगुआ, ठीक है। आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज आ जाएगी। पहला काम क्या होना चाहिए आपका, पहले तो कंटिनेंट ही पहचानिए आप लोग कि कौन सा कंटिनेंट कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ते रहना उस कंटिनेंट के बारे में। तो वर्ल्ड का मैप बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को मैं वर्ल्ड का मैप की प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी बहुत, है ना। और मैं एक वेबसाइट भी दूंगा जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से क्विज काफ़ी मिल जाएंगे आपको इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ देख लीजिए, आपको ये सारे के सारे इसके बारे में नॉलेज आ गई होगी। अब ऑस्ट्रेलिया, ओसनिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं हम लोग इससे। ये सबसे छोटा आइलैंड है, स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से, और आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। वूल, वूल पता है ना आप लोगों को, वूल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी से होता है, शिप्स से, जो भेड़ें होती है ना वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग ये लिखा है कि 14 टाइम ज़्यादा, वहाँ पे मान लो 100 लोग हैं तो वहाँ पे 1400 तो भेड़ें होंगी, मतलब 14 टाइम ज़्यादा भेड़ें हैं वहाँ पे जहाँ पे जितने लोग रहते हैं, ठीक है। भेड़, शिप्स, ठीक है। और ये इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है वो भी आता है, ओसनिया का पार्ट है। तो इस तरह से ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ओसनिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल रीफ्स नाम बताऊंगा मैं बाद में कभी, ओशियन के अंदर ही पहाड़ियाँ बना देते हैं कोरल नाम के जीव जंतु, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स। ग्रेट बैरियर रीफ, इस तरह के रीफ है। कहाँ पे होती है, थोड़ा समुद्र किनारे पे, समुद्र के अंदर की साइड। तो ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर मतलब अड़चन, इधर से शिप्स वगैरह आते हैं तो पहले पहाड़ी मिल जाती है, इधर बड़ा मुश्किल होता है उनको, तो बैरियर होती है, ठीक है। रीफ मतलब एक तरह से पहाड़ी मान लो, पर समुद्र के अंदर। ये कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे। यहाँ के एनिमल पता ही है आपको, कंगारू है, ईमू है। और लास्ट 7th कंटिनेंट कौन सा है भाई हमारा, अंटार्कटिका। तो नीचे की तरफ है, बर्फ से ढका हुआ, वाइट इसलिए दिख रहा है आपको, बर्फ से ढका हुआ। साउथ पोल कहाँ पे, इसी पे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो अंटार्कटिका पे है, और नॉर्थ पोल है आर्कटिक पे। साउथ पोल अंटार्कटिका पे है, वो तो सॉलिड बना हुआ है। नॉर्थ पोल है, पोल पे क्या चीज़ है, पूरा पानी है और थोड़ा आइस बना हुआ है पानी के अंदर है, तो उसको वो क्या है, ओशियन है, ठीक है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। साउथ पोल पे तो कंटिनेंट है, नॉर्थ पोल पे क्या है, ओशियन है, ठीक है। उसको नॉर्थ पोल वाले को आर्कटिक बोलते हैं, साउथ पोल वाले को अंटार्कटिका बोलते हैं। ये सब आपको स्कूल्स टाइम पे पढ़ाया गया था, क्योंकि हमने ध्यान भी नहीं दिया और भूल भी गए। कोल्डेस्ट जगह है दुनिया की, आपको पता होना चाहिए। ड्राइएस्ट है, विंडीएस्ट है, एम्प्टीएस्ट है, कोई रहता ही नहीं तो एम्प्टीएस्ट होगी। दुनिया की 70% आइस यहीं पे है, तो 70% फ्रेश वाटर। आइस के अंदर क्या होता है भाई, फ्रेश वाटर रहता है। दो तरह का वाटर है, एक सलाइन वाटर, एक फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जिसको आप पी सकते हो, सलाइन वाटर समुद्र का खारा पानी जिसको आप पी नहीं सकते। तो दुनिया में जितना भी वाटर है उसका 70, वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, जो जिसको आप पी सकते हो, उसका 70% वाटर कहाँ मिलता है, अंटार्कटिका में। और वो भी कहाँ पर है, बर्फ़ के मतलब आइस बग्स में ऐसे बना हुआ बर्फ़ की पहाड़ियों में, तो उसको कोई यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको वाइट कंटिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ है, फ्रोजन कंटिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि बर्फ़ से जमा हुआ है। आधी साल तो यहाँ पे लाइट ही नहीं आती, बताया था मैंने। आधी साल तो यहाँ पे लाइट ही नहीं आएगी, जब सन ऊपर की तरफ चला जाएगा तो लाइट कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये है इसका इश्यू। आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्या, आवाज़ में दिक्कत आ रहा है अभी या ठीक है आवाज़? कोई मैसेज करके बता दीजिए आवाज़ क्लियर है या नहीं है। ओके है ना आवाज़, ओके ठीक है। सबसे कोल्डेस्ट, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट जगह -89 डिग्री सेंटीग्रेड यहीं पे मेजर किया गया है। -89 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए।
हम लोगों के 3-4 डिग्री आने पे, वो भी प्लस में आने से हालत ख़राब हो जाती है। नथिंग कैन रोट इन आइसी वाटर्स, आइसी वाटर में कोई भी चीज़ गलती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। इसलिए आइस से हमारे घरों में कई चीज़ें होती हैं, आइस मतलब कम टेम्परेचर पे नॉर्मली नहीं गलती है, इसलिए फ्रिज वगैरह में चीज़ें सही रहती हैं। यहाँ पे कोई टाइम जोन नहीं है, टाइम जोन कहाँ से होगा, कहाँ लोग ही नहीं रहते तो टाइम जोन कहाँ से होगा, क्या करेंगे टाइम कहाँ पे। जो यहाँ पे सबसे बड़ा एनिमल है, लैंड एनिमल जो मतलब धरती पे मिलता है, वहाँ पे सबसे बड़ा लैंड एनिमल का नाम क्या है, बेल्जिका अंटार्कटिका। और वो कितना लंबा देखो, बहुत ही लंबा, 1.3 सेंटीमीटर का 1.3 सेंटीमीटर मतलब आपका उंगली का भी आधे का आधा, जो सबसे छोटी उंगली उसका भी आधा, इतना बड़ा एनिमल मिलता है बस वहाँ पे, उससे बड़ा नहीं मिलता। पेंगुइन जरूर मिलते हैं पर वो तो ओशियनिक एनिमल है। पेंगुइन आपने देखे होंगे, बहुत सुंदर से वाइट और ब्लैक कलर के एक साथ झुंड में घूमते रहते हैं, वो अंटार्कटिका पे मिलते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे रिसर्च करते हैं लोग जाके, अपने जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं जलवायु के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से बर्फ़ पिघल रही है, बहुत सारे उनको रिसर्च करने होते हैं वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे रिसर्च बेस लगाते हैं वहाँ पे, मतलब एक तरह से अपना पूरा एक तरह से घर ही बना लेते हैं वो एक तरह से। तो इस तरह से रिसर्च बेसेस जरूर है। इंडिया ने अभी तक 3 रिसर्च बेस भेजे वहाँ पे। एक का नाम दक्षिण गंगोत्री, जो सबसे पहले गया था, फिर मैत्री 1988 में भेजा, और फिर भारती जो अभी अभी भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सारे तीनों, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री नाम से पता होना चाहिए आपको, फिर मैत्री, फिर भारती, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कोई शॉर्टकट आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं, इनको एक्रोनिम्स बना सकते हैं कि DGMB से क्या बना सकते हैं, उस तरह से आप बना सकते हैं। पर मैं थोड़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं कभी बनाया भी नहीं, तो पर लोग बनाते हैं और लोगों को इस तरह से याद भी रहता है, ठीक है। आप एक और चीज़ देखना, ये कौन सा है, ये अंटार्कटिका और इसके चारों तरफ वाले पानी है, ये पानी को क्या बोल रखा है, साउथ ओशियन। ध्यान से देखना, ये क्या है, साउथ ओशियन, नाम देखिए इस पर लिखा है साउदर्न ओशियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया अपने कंटिनेंट का पार्ट। साधु कंटिनेंट के बारे में मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम की दृष्टि से चाहिए होती है वो लगभग दे दी आपको, और तो आप जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी और डिटेल में पढ़ने के लिए। जैसे एंडीज माउंटेन्स के बारे में आप पढ़ोगे तो इतने पेजेस मिलेंगे आपको जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। पर मैं थोड़ा अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं माउंटेन्स पढ़ाऊँगा, वल्किनोज पढ़ाऊँगा मतलब ज्वालामुखी पढ़ाऊँगा, और अर्थक्वेक जो भूकंप आते हैं वर्ल्ड में वो पढ़ाऊँगा, रिवर्स के बारे में बताऊँगा, लगभग इतना ही बताऊँगा, और थोड़े थोड़े सी जो छोटे वाले सी समंदर हैं उनके बारे में बताऊँगा। बड़े वाले ओशियन तो आज ही बता दूँगा, सी और ओशियन, ओशियन बड़े समंदर को बोलते हैं, सी छोटे वाले को बोलते हैं, बस, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, अब तीसरा टॉपिक है हाइड्रोस्फेयर, मतलब पानी। अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 71% हमारी धरती पे क्या है, पानी है, ठीक है, और 29% क्या है, लैंड है। अच्छा, 71% पानी है तो फिर हम क्यों रोते रहते हैं, पानी की समस्या हो गई, समस्या हो गई, समस्या हो गई। 71% पानी है, बहुत पानी है हमारी धरती पर क्या करें, उसमें ज़्यादातर पानी तो क्या है, समुद्र में है, और वो खारा पानी है, वो कोई यूज़ का नहीं है अभी इस टाइम पे, तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको मीठा पानी बनाने का, इतने बड़े लेवल पर बनाने का, ठीक है। तो 97% पानी तो हमारा क्या समुद्रों में अटक गया, जो पानी है। मान लो 100 लीटर पानी था तो 97 लीटर पानी तो समुद्र के अंदर है जो कोई काम का नहीं, बचा कितना, 3%। अब वो 3%, तो अब अपने पास पानी कितना हो गया, बहुत ही कम मात्रा में है, तो इसलिए पानी की किल्लत पड़ती है। और वो 3% जो मीठा पानी बचा वो भी कहाँ पर है, कुछ अंटार्कटिका पे अटका हुआ है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ हिमालय के ऊपर आइसबर्ग्स और इन सब में बना हुआ है, इन सब में अटका हुआ है, उनको यूज़ नहीं कर सकते आप। ग्लेशियर्स होते हैं जो, है ना, पहाड़ों की चोटियों पे, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या पानी बचा, बहुत ही कम मात्रा में पानी बचा, इसलिए किल्लत रहती है पानी की हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 71% पानी है अर्थ पे तो ब्लू प्लेनेट है इसका नाम, पर वो खारा पानी है, उसका यूज़ बहुत कम है, ठीक है, इसलिए शॉर्टेज ऑफ वाटर है। उसके बाद में पढ़ते हैं ओशियंस। जो ओशियंस हमारे पानी को हमने डिवाइड किस में कर दिया, ओशियंस में और सीज में। सीज तो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको तो अलग से पढ़ेंगे, मेनली ओशियंस में। तो 5 ओशियंस हैं, साइज के हिसाब से लिख लिए। पैसिफिक सबसे बड़ा, अंटार्कटिक दूसरे नंबर पे, फिर इंडियन ओशियन,
साउदर्न ओशन और आर्कटिक, ठीक है। तो साउदर्न ओशन और आर्कटिक में साइज का देख लेना आप लोग, बट पैसिफिक सबसे बड़ा है, अटलांटिक दूसरे रैंक पे है, ठीक है। पूरा ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, सेवंथ में, हमेशा सबसे बड़ा याद किया करो, सेकंड बड़ा याद किया करो और सबसे लास्ट याद किया करो, बस इतना याद रखा करो। पैसिफिक ओशन, नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर, ठीक है, ये पैसिफिक है। इसके चारों तरफ देखो, इधर एशिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है ये। शेप लगभग कैसी है, गोल सी शेप है इसकी, ठीक है। सबसे डीपेस्ट है, सबसे गहरा समुद्र है ये, गिर गए तो पता नहीं कहाँ जाओगी। सबसे गहराई वाली ट्रेंच, खाई, जो सबसे वर्ल्ड की सबसे सबसे गहरी खाई यहाँ पे मिलती है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। और कितनी कितनी गहरी खाई है, 11,033 मीटर्स। तो कितना हो गया, किलोमीटर में चेंज करो, 1000 से डिवाइड करो, 11 किलोमीटर गहरी खाई है, 11 किलोमीटर गहरी खाई। आप देख लो अब क्या हालत होगी, गिर गया तो कोई ठीक है। तो ये पैसिफिक है, ये आपको पता चल गया। इसके चारों तरफ देखिए, चारों तरफ ज्वालामुखी है इसके, आप देखोगे ना, इसके चारों तरफ ज्वालामुखी, ये जो रेड वाला ना, ये चारों तरफ ज्वालामुखी है। रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर। इसके बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा, रिंग ऑफ फायर। दूसरा ओशियन कौन सा होता है, अटलांटिक। आप देख सकते हैं कि ये अटलांटिक है, एक तरफ अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इसके बीच में ये वाला फंसा हुआ एरिया क्या है, अटलांटिक। इसकी शेप देखेंगे आप, कैसी शेप है इसकी, एस, एस बन रहा है ना, शेप एस, ठीक है। दोनों तरफ डेवलप कंट्रीज थे, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो नॉर्थ वाले में इधर अमेरिका है और इधर यूरोप है, तो यहाँ से बहुत यातायात होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा वाला इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन है, इंडिया के नीचे ये एकमात्र ओशियन है जिसका नाम कोई देश के नाम पे रखा गया, इंडियन ओशियन, हमारे नाम से, हमारी कंट्री के नाम से, ठीक है। ये अटलांटिक से तो डीपर है, मतलब गहरा है, बट उससे थोड़ा कम है, पैसिफिक से कम है, ठीक है। इसमें और सब पार्ट है, इंडियन ओशियन के सब पार्ट, ये कौन सी, अरब सागर है, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देखो छोटे छोटे वो है, मतलब आइलैंड्स है, जैसे ये हो गया श्रीलंका, एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ पानी है, ये मेडागास्कर है, ये मॉरिशस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड। साउदर्न ओशियन अभी बताया था मैंने, आपको दिखाया था, जो अंटार्कटिका के चारों तरफ है, ये अंटार्कटिका है, और इसके चारों तरफ वाला पानी क्या होता है, साउदर्न ओशियन, ठीक है। ओके, और लास्ट फाइनल आर्कटिक ओशियन। साउथ पोल पे तो अंटार्कटिका कंटिनेंट था, नॉर्थ पोल पे कंटिनेंट नहीं है, सॉलिड पार्ट नहीं है, पानी है, और पानी, उस पानी को क्या बोलते हैं, आर्कटिक, नॉर्थ पोल वाले को, ये आर्कटिक है। क्योंकि पोल पे ऊपर की तरफ ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो पानी, ज़्यादातर पानी क्या जमा रहता है, ठीक है। सबसे छोटा ओशियन है, यहाँ पे लिखा हुआ अभी सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन, ठीक है। और नॉर्थ पोल इसी पे रहता है ज़्यादातर टाइम पे, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे क्या रहती है, ओशियन में बर्फ़ जमी रहती है। सैलोएस्ट सबसे कम गहरा ओशियन है, और लीस्ट सैलिनिटी सबसे कम खारा है। क्यों खारा कम है बताओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जमा रहती है, और बर्फ़ कैसी रहती है, बर्फ़ में, बर्फ़ तो मीठा ही रहता है ना, बर्फ़ तो उसमें सैलिनिटी, बर्फ़ की कमी रहती है, तो इसलिए ये सबसे कम सैलिनिटी वाला पानी रहता है इसमें, ठीक है, लेस सलाइन। ओके, इसी के साथ में आज की ज्योग्राफी वाली क्लास खत्म होती है, हम लोग फटाफट क्विज को कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी मुझे लगता है इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के पास में, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आगे की क्विजेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा। आपका काम क्या है, आप अच्छे से नेट से देखो या कहीं से, या मैंने भी मैप दे दिया है, उस मैप को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, पहले पता लगाओ कौन सा कंटिनेंट कहाँ पर है। इतना आसान नहीं है, अभी कहानी की तरह सुनना बड़ा अच्छा लगता है, जब आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कंट्री कहाँ घुस गया। तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं याद होगा, आपको 3 4 5 बार रिपीट करने पड़ेंगी ये सारी चीज़, पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे हो तो भी ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल एक हेल्दी इंसान को पता रहनी चाहिए, ठीक है।
तो आप दूसरों को पढ़ाते भी हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए।